हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम द्वितीयक क्रियाएं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखें कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, दूसरा है कुटीर उद्योग और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। तो बच्चों, विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण में हम देख सकते हैं कि इसमें जो वर्गीकरण है वो बहुत सारे आधार पर किए गए हैं। जैसे आकार के आधार पर किया गया है, कच्चे माल के आधार पर किया गया है, उत्पाद के आधार पर किया गया है और स्वामित्व के आधार पर किया गया है। आकार के आधार में छोटे, बड़े, घरेलू और कलाकृति जैसे उद्योग आते हैं। उसी प्रकार कच्चे माल के आधार पे कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित, पशु आधारित ये सारे उद्योग आते हैं। उसके बाद उत्पाद के आधार पर मूलभूत या उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण होता है। और उसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र इन सारे भागों में बांटा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम कुटीर उद्योग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, कुटीर उद्योग जो होता है वह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें जो भी सामान बनाने वाले लोग होते हैं वो कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जो कि अपने आसपास के जगह में ही मिल जाया करता है। उसके अलावा ये साधारण औजार का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्या होता है बच्चों कि जो माल वो लोग बनाते हैं वो उसका खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं या स्थानीय गाँव के बाजार जो भी होते हैं वहाँ पर जाकर बेच दिया करते हैं। इसके अलावा यह लोग कभी कभी सामान का अदल बदल भी करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक किसान है जिसके पास फसल है, जैसे गेहूं हो गया या चावल हो गया, और दूसरा जो है वो कुम्हार है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो मान लो बच्चों, यदि किसी दिन कुम्हार को फसल की ज़रूरत पड़ी, यदि उसे किसी दिन चावल या गेहूँ की ज़रूरत पड़ी, तो वो क्या होगा, वो किसान के पास जाएगा और उसे अपनी कुछ बनाई हुई कुछ घड़े दे दिया या कुछ भी और अपना मिट्टी का सामान दे दिया, मिट्टी के बर्तन दे दिया। उसके बदले किसान जो होगा वो उसे कुछ फसल दे देगा। तो इस तरह का सामान का अदल बदल भी होता था। तो बच्चों, इस तरह के उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कि कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते या लघु मूर्तियाँ। इसके अलावा पत्थर या मिट्टी के बर्तन या ईंट का भी उत्पादन होता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में। तो बच्चों, ये जो उद्योग होता है यह कुटीर उद्योग से थोड़ा सा अलग है। तो हम जानते हैं कि यह कुटीर उद्योग से कैसे अलग है। बच्चों, कुटीर उद्योग में हम लोगों ने देखा था कि उद्योग जो होता था, जो भी कारखाना होता था, वो अक्सर लोगों के घर में ही होता था। मगर छोटे पैमाने के उद्योग में घर के बाहर कारखाना होता है, किसी के भी घर के अंदर कोई भी कारखाना नहीं होता है। इसके अलावा इस तरह के उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और अर्धकुशल श्रमिकों की ज़रूरत होती है यंत्रों का प्रयोग करने के लिए। इस तरह के उद्योगों से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे स्थानीय निवासी जितने भी होते हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति का मतलब है कि उनके खरीदने की क्षमता बढ़ती है। तो बच्चों, यही कारण है कि भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इन छोटे पैमानों के उद्योग को प्रारंभ किया है। तो बच्चों, अब हम बड़े पैमाने के उद्योग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस पैमाने के उद्योग में बहुत बड़े बड़े कारखानों का उपयोग होता है, जिससे अनेकों तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस प्रकार के उद्योग का जो बाजार होता है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है और इसमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल का उपयोग होता है। इसके अलावा शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक और विकसित देश की प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन और अधिक पूंजी की आवश्यकता भी होती है इसमें। तो बच्चों, इस तरह के उद्योग का विस्तार लगभग पिछले 200 साल से हो रहा है। और पहले जो यह था यह विकसित देशों में केंद्रित था, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप के कुछ भाग। मगर अब जो है यह पूरे विश्व में विस्तारित हो गया है, यह पूरे विश्व में फैल गया है। तो बच्चों, यदि हम विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो यहाँ निर्माण के आधार पर कुल 2 समूह हैं। सबसे पहला है परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश, जिसमें एक विकसित देश ही आते हैं, और दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित देशों में भी हुआ है। तो बच्चों, अब हम कच्चे माल पर आधारित उद्योग के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला आता है कृषि आधारित, यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा है खनिज आधारित, यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तीसरा है रसायन आधारित, यानी कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। चौथा है वनों पर आधारित, यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। और पांचवा है पशु आधारित, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो बच्चों, सबसे पहले हम कृषि आधारित यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, कृषि आधारित उद्योग में खेतों से जो भी माल प्राप्त होता है उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है और ग्रामीण और नगरीय बाजारों में जाकर बेच दिया जाता है। बच्चों, कृषि पे बहुत सारे उद्योग आधारित है, जैसे कि पेय पदार्थ वाले उद्योग, दूसरा मसाले वाले उद्योग, तीसरा
दूसरा तेल या शक्कर वाले उद्योग, इसके अलावा फलों के रस और सूती, रेशमी, जूट, इन सारे वस्त्र वाले उद्योग भी आधारित होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कृषि व्यापार के बारे में। तो बच्चों, कृषि व्यापार जो होता है वह एक प्रकार का व्यापारिक कृषि होता है जिसमें औद्योगिक पैमाने पर खेती की जाती है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान इसे करता है उसकी मुख्य रुचि जो होती है वह कृषि से बाहर होती है। इसका मतलब जो कोई भी इसे करता है वह पैसे कमाने के लिए इस प्रकार के काम में आता है। बच्चों, इसमें जो फार्म होता है यह भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और यंत्रों की मदद से खेती की जाती है। बच्चों, इसे कृषि कारखाने भी बोले जाते हैं। तो बच्चों, अब हम खनिज आधारित उद्योग यानी कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के उद्योग में खनिजों का इस्तेमाल होता है कच्चे माल के रूप में। उसी प्रकार यदि हम लौह इस्पात कारखाने की बात करें तो वहाँ पर लोहे के इस्तेमाल से कुछ भी उत्पादन होता है। उसी प्रकार कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोहे जैसे खनिजों का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग, एल्युमिनियम, तांबा और जवाहरात वाले उद्योग। तो बच्चों, अब हम रसायन आधारित उद्योग यानी कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिज जैसे कि पेट्रोलियम, उसका उपयोग पेट्रोल रसायन उद्योग में होता है। उसी प्रकार कुछ रासायनिक उद्योग ऐसे भी होते हैं जहां पर लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भरता होती है। रसायन उद्योग के अन्य कुछ उदाहरण की बात करें तो इसमें कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि ये सारे आते हैं। तो बच्चों, अब हम वनों पर आधारित यानी कि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस तरह के उद्योग जो होते हैं ये वनों के द्वारा जितने भी कच्चे माल प्रदान किए जाते हैं उस पर निर्भर होते हैं अपने उत्पादन के लिए। जंगल जो कुछ भी होते हैं वह फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख भी जो है वो वन से ही यानी कि जंगल से ही प्राप्त होता है। तो बच्चों, अब हम पशु आधारित उद्योग यानी कि एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये पशुओं पर निर्भर होते हैं किसी भी प्रकार के कच्चे माल के प्रदान के लिए। यदि हम कुछ कच्चे माल का नाम लें तो इसमें सबसे पहला है चमड़ा और दूसरा है ऊन। उसी प्रकार चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त होता है। और यदि हम हाथी दांत उद्योग की बात करें तो ये जो दांत होते हैं वह भी हाथी यानी कि पशु से ही प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, अब हम उत्पादन आधारित उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला आता है आधारभूत उद्योग। तो बच्चों, आधारभूत उद्योग कहने का मतलब यह है कि वे उद्योग जिनका उत्पाद अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए। तो बच्चों, यदि हम लौह इस्पात कारखाने का उदाहरण लें तो वहाँ से जो भी लोहा का उत्पादन होता है उससे कोई भी कंपनी जो कि कार बना रही है या ट्रक बना रही है या और भी कोई काम कर रही है लोहे का, तो वो उसे इस्तेमाल करती है। तो इसके कारण क्या होता है कि लौह इस्पात कारखाना जो होता है वह एक आधारभूत उद्योग हो जाता है। आधारभूत उद्योग करने का कारण यह है कि उसका जो लोहा होता है वह दूसरे कंपनी यूज कर रहे हैं कुछ और सामान बनाने के लिए एक कच्चा माल के रूप में। और दूसरा है उपभोक्ता वस्तु उद्योग जिसमें चाय, बिस्कुट, इन सारे चीज़ों के उद्योग आते हैं। बच्चों, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग इनको अच्छे से समझने के लिए हम ये समझ लेते हैं कि वस्तु उद्योग के लिए जो भी मशीनें होती हैं वो आधारभूत उद्योग प्रदान करता है। और वो जब मशीनें बन जाती हैं तो वहाँ से जो भी कपड़ा बनता है जिसे हम खरीदते हैं वह उपभोक्ता वस्तु उद्योग का उदाहरण है। तो बच्चों, अब हम स्वामित्व के आधार पर उद्योग यानी कि इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो कि सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में बहुत सारे उद्योग हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और उसी प्रकार समाजवादी देशों में अनेकों उद्योग जो होते हैं वह सरकारी स्वामित्व के अंदर आते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के कारखाने पाए जाते हैं। तो बच्चों, यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL जिसे हम भेल भी बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL जो हम लोग देखते हैं पेट्रोल पंप जो होता है इंडियन ऑयल वाला वो सब। तो बच्चों, इसके बाद आता है निजी क्षेत्र के उद्योग जो कि एक व्यक्तिगत निवेशक होता है, जैसे हम टाटा, बिरला, अंबानी ये सब का देखते हैं, जैसे रिलायंस हुआ। तो ये सारी कंपनियां जो हुई वे निजी क्षेत्र के उद्योग के अंदर आती है। और उसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं सरकार और व्यक्तिगत दोनों मिलकर निवेश करते हैं, दोनों मिलकर उसमें पूंजी लगाते हैं। यदि हम इस प्रकार के उद्योग के उदाहरण की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है कोचीन रिफाइनरी जो कि 1963 में बना था
फिर आता है मद्रास रिफाइनरी जो कि 1965 में बना था। तो बच्चों अब हम परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये सारे जो प्रदेश होते हैं यहाँ पर भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कोयला खदान के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, उसी प्रकार भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, इन सारे के उद्योग। और बच्चों इसे धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग और रसायन निर्माण का उपयोग होता है। तो बच्चों अब हम औद्योगिक प्रदेशों के पहचान बिंदुओं के बारे में जानेंगे। निर्माण उद्योग में अधिक रोजगार का अनुपात, इसका मतलब यह होता है कि कारखाने जितने भी होते हैं उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। और दूसरा जो होता है वह होता है बेरोजगारी की समस्या। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पूरे विश्व भर में एक जो मांग होती है कोई भी सामान की, कोई भी खनिज की, उसकी मांग खत्म हो गई हो, जिसके कारण वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे होंगे वो बेरोजगार हो चुके होंगे। तो बच्चों अब हम जानेंगे जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र के बारे में। तो बच्चों यदि हम जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र की बात करें तो जर्मनी में जितना भी इस्पात उत्पादन होता था उसका कुल 80% उत्पादन यहीं से होता था। बच्चों लंबे समय तक यह यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश भी रहा था, जहां पर कोयला, लोहा या इस्पात अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार रही थी। मगर कोयले की मांग में कमी आने के कारण बहुत सारे उद्योगों पर असर भी पड़ा, जिसमें बहुत सारे उद्योग जो थे वो बंद हो गए। बच्चों इस क्षेत्र में कोयला, लौह और इस्पात जो है वह प्रमुख रूप से खनिज मिलती है। तो बच्चों अब हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यदि हम आज के निर्माण कार्यों के बारे में बात करें तो उच्च प्रौद्योगिकी जो है वह एक नवीनतम पीढ़ी है। और बच्चों इस पीढ़ी की अनेकों विशेषताएं हैं, जैसे कि इस पीढ़ी में उद्योगों का यंत्रीकरण हो गया है, अब कौशल श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पूंजी जो होती है वह भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बच्चों विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान होता है। इसमें लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। तो बच्चों अब हम लौह इस्पात उद्योग यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यह उद्योग जो होता है यह सभी उद्योगों का आधार होता है। आधार कैसे होता है? क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं उसमें जो मशीनें बनती है वो लोहे की बनती है, और यदि लोहे की मशीनें बनती हैं तो उसके लिए लोहा सबसे पहले चाहिए होता है, और यह लोहा जो होता है वह इसे लौह इस्पात उद्योग ही प्रदान करते हैं। तो बच्चों अगर यदि हम इसके निकालने के तरीके की बात करें तो लोहा निकालने का तरीका यह है कि जो भी लौह अवशेष यानी कि आयरन एलॉय होते हैं उसे भट्टियों में झोंक दिया जाता है कार्बन यानी कि कोक और चूना के साथ। उसे पिघलने के लिए गर्म आंच पर छोड़ दिया जाता है, और जब पिघला हुआ लोहा बाहर निकलता है और ठंडा होने के बाद उसे हम कच्चा लोहा कहते हैं। तो बच्चों इसमें उद्योग की स्थिति जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि यह लौह अवशेष, कोयला, मैंगनीज और चूना पत्थर जिस क्षेत्र में मिल जाए उस क्षेत्र में स्थापित होता है। तो बच्चों अब हम सूती कपड़ा उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सूती कपड़ा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है हथकरघा। हथकरघा का मतलब यह है कि इसमें जो भी कपड़ा बनता है वह हाथों से बनता है। इसी कारण से इसमें ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है और कम कपड़ा ही बन पाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के यंत्रों का उपयोग नहीं होता है। दूसरा है बिजली करघा। बच्चों बिजली करघा में कपड़े जो बनते हैं उनमें यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसके कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। और तीसरा तरीका है कारखानों में कपड़े बनाना। बच्चों कारखानों में जो कपड़े बनते हैं उसमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वहाँ पर अच्छे प्रकार के कपड़ों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।